Hello everyone, welcome. I'm Faizi Khan, the founder of Khayalo की उड़ान। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो वन ऑफ माय फेवरेट्स भी हैं, जो कलम से बहुत सारे बदलाव लाती हैं, ऐसे ऐसे मौजू पे लिखती हैं जिस पे लोग लिखने से थोड़ा सा कतराते हैं, और एक फैशन ब्रांड ओन करती हैं जिसका नाम है कवरानी। और ये जोधपुर से हैं। जोधपुर जो कहा जाता है कि वहां पे मोहब्बत का जश्न होता है, रंगों का जश्न होता है, जिंदगी का जश्न होता है। और ये बहुत सारी चीजों के बारे में लिखती हैं और ये मानती हैं कि मैं कृष्णा हूँ, मैं ज्योति हूँ, मेरे अंदर एक अपनी ताकत है इस पूरे ब्रह्मांड की। तो आज हम कृष्णा का स्वागत करते हैं। बेहद बेहद वेलकम कृष्णा, आपका बहुत खुशी है कि बहुत आपने वक्त शुक्रिया। निकाला है हमारे लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। जनरली इतना बातचीत ही नहीं हो पाती, पता है, और मैं इतना कंफर्टेबल ही नहीं होती हूँ सबसे बात करने में। और तुम मुझे अच्छी लगती हो तो तुमसे बात आराम से हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे थे कि इस सारी चीज की शुरुआत कैसे हुई, कि जब कोई इंसान अपनी कलम उठाता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा लिखना है, या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कुछ चल रहा होता है, या फिर किसी की जॉब चल रही होती है, या फिर कुछ ऐसा नया आइडिया आता है, तो उसके पीछे एक कलम का बहुत ज्यादा एक रोल होता है। तो आपकी शुरुआत कब हुई, आपका रुझान कब हुआ? देखो, एज सच तो कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं याद मुझे कि मैंने तब से लिखना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि लिखने की तरफ रुझान नहीं बोलूंगी। तब मुझे समझ, जब लिखना शुरू किया होगा ना, तब तो ये भी पता नहीं था कि लिखना भी कोई प्रोफेशन हो सकता है, या लोग इसमें भी आगे से आगे काम करने का सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मतलब स्कूल टाइम में मैं लिखा करती थी। स्कूल टाइम में मैं पुराने गाने जो होते हैं ना, जैसे कोई कॉम्पोजिशन मिल गया तो उस पे अपने शब्द बिठा कर लिखती थी मैं। ऐसा थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने गाने बनाने की कोशिश किया करती थी। तो मुझे वो सब उस वक्त बहुत ऐसे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। बट आई नो दैट इज वेरी सिली। आप ओरिजिनल चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये चीज मुझे अब समझ आती है। बट हाँ, कौन सी शुरुआत क्लास की वैसे बात हुई थी? थी वो। ये शायद 10th 11th की बात होगी। 10th अच्छा, 11th तब मैं उस ऐसा। वक्त कहाँ पर थी आप? और जोधपुर थी? हाँ जी, हाँ हाँ, पढ़ाई लिखाई मेरी जोधपुर में ही हुई है। अब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जोधपुर राजस्थान में हूँ मैं, मतलब मेरा नेटिव यूपी है। तो अच्छा बिलोंग यूपी से करते हैं, पले बड़े जोधपुर में, और अभी पिछले 2 साल से अहमदाबाद में हूँ ऐसा। अच्छा, यूपी में कहाँ रही हैं आप? यूपी में मैं रही नहीं हूँ, मेरा नेटिव है यूपी। मतलब मेरे माँ और पापा यूपी वाले कहलाते हैं। मतलब हम लोग जैसे, पापा जो हैं भरतपुर बॉर्डर से हैं, मतलब यूपी बॉर्डर जो अच्छा, पड़ जाता है ना, तो डैडी जी का जी। गांव भरतपुर है, हमारा ठिकाना भरतपुर है पापा की तरफ से। और माँ अच्छा। लोग का आगरा, ये सिकंदराबाद जो है वहां से है। और नाना, मतलब नाना प्रॉपर जोधपुर में थे, मतलब नाना की हवेली वगैरह जोधपुर में थी, पर नानी मेरी आगरा सिकंदरा से है। और हमारे रिश्तेदार भी यूपी में ही पाए जाते हैं। तो मैं मतलब आई फील वेरी गुड ये बोलने में, मैं यूपी से हूँ भाई, मैं, मेरा नेटिव यूपी है। क्योंकि खाना पीना, रहन सहन, पहनावा हमारा यूपी वालों वाला ही है। राजस्थान में रहते हुए भी मुझे राजस्थानी नहीं आती, दैट इज अटर शेम, आई नो। बट हमारे घर में कभी हुआ नहीं इतना बोलचाल राजस्थानी में। समझना थोड़ा बहुत आता है, बट देन बातचीत की भाषा जो होती है, जो सहज भाषा होती है हमारी, पहली बोली जो होती है, वो मेरी हिंदी रही है, और वो भी यूपी का टच लिए वाली हिंदी रही है। तो नेटिव यूपी है, पली बड़ी राजस्थान में हूँ, पढ़ाई लिखाई भी सब वहीं हुई है, जितनी भी की है मैंने थोड़ी बहुत, मतलब मुझे बहुत थोड़ी थोड़ी सी लगती है वो। और अब पिछले 2 साल से अहमदाबाद में हूँ, यहाँ फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हूँ, और बहन के साथ रहती हूँ इधर। और ये पोइट्री वगैरह यही यही चल रहा है ज्यादा। स्टार्ट ऑल दो जोधपुर में किया था ओपन माइक्स करना, बट यहाँ आने के बाद से ट्रैवलिंग काफी हो गई, दिल्ली मुंबई इधर शोज के लिए जाना आना होता है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं ऐसे। तो प्रॉपर ऐसे अगर लिखने का साल पूछोगी तो मुझे खुद नहीं पता कब लिखना होगा। गानों वाला फेरबदल मैंने बताया आपको, वो 10th 11th में किया करती थी। उससे पहले मम्मी को खत लिखा करती थी। खत कैसे, मम्मी के साथ ही रहती हूँ, मतलब नानी घर रहती थी, और ऐसा होता था ना कि मैं बहुत ज्यादा, मैं हमेशा बोलती है मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ। एक्चुअल में ऐसा ही था, क्लास में भी एकदम कोने में बैठे रहने वाली, और किसी से ज्यादा बात नहीं करना, या अपने 2-4 लोग उन्हीं के सामने सहज रहना, बाकी लोगों के सामने एकदम दब्बू, डरा हुआ, एकदम ऐसे दुबका हुआ बच्चा होता है ना, वैसा। घर में भी वही सीन था, मतलब ऐसे भाई बहनों से थोड़ा सा दबी सहमी, एंड
बहुत पैम्पर्ड पर ज्यादा नहीं बातचीत करना। तो मम्मी को मन की बात कैसे कही जाए? मैं तो बोल के कुछ मतलब अभी भी बोल के कुछ नहीं कह पाती उनसे कि क्या है क्या नहीं। बहुत झुंझला जाऊंगी तो वैसे चिक चिल्ला के रो रुआ के कह दूंगी। नॉर्मल मेरे को नहीं आता कि उनको ये भी बोलना होगा ना कि मुझे ऐसा आपकी याद आ रही है या मतलब बहुत प्यार व्यार है आपसे, तो वो मुझसे ऐसे बोला ही नहीं जाता है। तो पूरा जॉइंट फैमिली था, नानी के घर रहा करते थे हम, तो मैं ना खत लिखा करती थी उनको। तो शायद लिखने की शुरुआत वहां से हुई होगी कि मम्मी को छोटे छोटे नोट्स लिख के देना कि आज मुझे ये दिक्कत हो गई है, आज मुझे इसने ऐसा कह दिया है, और मामी ने ऐसा कह दिया या नानी ने ऐसा कह दिया। फेल हो गई थी एक बार सोशल में, वो भी चिट में लिख के दिया था कि मैं फेल हो गई हूँ। मैं मुंह जुबानी नहीं बोल पाई, पर मैं सोशल में थोड़ा सा फेल हो गई हूँ, संभाल लेना घर पे। हाँ, मैं सोशल में फेल हो गई हूँ। 8th में हुआ था वो। तो ऐसे खत लिखने की आदत मुझे वहां से पड़ी। फिर धीरे धीरे डायरी लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत ऐसे प्यार व्यार जग रहा है, और वो भी मतलब ऐसे दोस्तों के लिए, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो मैं उसके लिए पोएम्स लिखती थी, वो मुझसे नाराज हो गई थी तो उसके लिए गाने लिखे। फिर उसके बाद धीरे 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 पता ही नहीं चला कब डायरी लिखते 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 कहानियां लिखने लग गई। फिर अपने बारे में लिखना पता है कब, ऐसा कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब दिल टूट गया या तकलीफ हो गई या प्यार में हार गए वार गए, वो वाला सीन नहीं होता। क्योंकि बहुत और चीजें होती है जिंदगी में जिसके बारे में आप लिख सकते हो। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं कभी खुलकर कह ही नहीं पाई। किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो उसे नहीं कह पाई, किसी ने खुशी दी तो उसे नहीं कह पाई, मुझे जताना ही नहीं आया कभी। और बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, इंसिडेंट्स भरपूर रहे, मतलब ऐसा एकदम मसाला मूवी है मेरा लाइफ। आराम से पिक्चर किताब कुछ भी बना सकते हो आप। तो बीमार रही हूँ, तब लिखने की आदत डल गई। फिर डैडी का जाना हुआ। मेरे डैड 2009 में पास हुए, मतलब ही पास्ड अवे इन 2009। एंड उससे पहले एक काफी क्लोज थे मेरे कजन थे मेरे, हम लोग बहुत क्लोज थे बिकॉज हम लोग साथ में पले बड़े हैं। तब भी मतलब जो चीजें जो मन के अंदर बैठते गए ना, जो सदमे जिन्हें मैं कभी, जैसे आंखों से तो क्या बह जाता है एक बार में, पर वो चोट अंदर ही रह जाती है। वो धीरे धीरे आपको गलाती रहती है, खाती रहती है। तो बहुत परेशान हो गई कि क्या करूं, बोल नहीं पाती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ। और क्या होता है ना, जैसे शायद मैं जिस परिवार में रहती आई हूँ, जिस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने जो चीजें आसपास में देखी, वहां इतना सहज नहीं है बात करना किसी भी चीज के बारे में। अब तो काफी तब्दीली है, बट मैं अगर 10 साल पुरानी बात करूं, 5 साल पुरानी बात करूं, तो इतना ज्यादा आप खुलकर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि यू नेवर नो कि ये खासतौर से क्या होता है ना फैजी, जो डेथ्स होती है ना, जो लाइफ लॉस होता है, उसके बारे में आप कुछ भी बात करने से पहले 50 दफा सोचते हो कि सामने से जुड़े इंसान का, जिसका उससे ताल्लुक रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। 4 साल पुरानी हुई कोई घटना के बारे में आज आप उनसे कैसे बात कर लोगे? तो वो सारी चीजें मुझे बहुत ध्यान में रखनी पड़ती थी। तो मेरे को लगता था कि कागज से बात करो, वो बेहतर है। कागज आपकी बात पूरी तरह से सुन लेगा, आपको प्रतिक्रिया का डर भी नहीं कि कोई क्या कहेगा कैसे कहेगा, और बस मतलब वहां सेटलमेंट बैठ जाता था मेरा। तो उधर से लिखना शुरू हुआ, कुछ अपनी तकलीफों के बारे में लिखा, कुछ जो घर वाले चले गए छोड़ के उनके बारे में लिखा, कुछ जो प्यार व्यार वाली जो चीजें हुई, जो मतलब बोलते ना कांड हुए जिंदगी में, उनके बारे में लिखा। फिर धीरे धीरे आदत बन गया। अब ऐसा है कि एक दिन ना लिखूं तो ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा है। और हालांकि आपसे सिर्फ मिले हुए 1 साल ही हुआ है बस, पर ऐसा लगता है कि बहुत जानते हैं। और जब भी आपकी पोइट्री मैंने सुनी है तो उसमें ऐसा लगता है कि अमृता प्रीतम की बहुत झलक है। जिस तरीके से वो उनका अंदाज़ बयां था, जिस तरीके से वो लिखा करती थी, जिन मौजुओं पे लिखा करती थी, जो एक जहनी आजादी थी, वो आपकी झलक दिखती है आपकी पूरी पोइट्री में। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपका जो वेंचर है, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो आइडिया कहाँ से आया कि आप पोइट भी हैं और आप कोर्स भी कर रही हैं, आप अहमदाबाद में पढ़ती भी हैं, फिर आपको लगा कि एक फैशन ब्रांड चलो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका आइडिया कहाँ से आया? फैशन ब्रांड, देखो फैशन ब्रांड मैंने अहमदाबाद आकर नहीं बनाई है, ये मैंने 2017 में बनाया था, जोधपुर में ही बनाया था। और ऐसा था ना कि मतलब मेरी पढ़ाई मैनेजमेंट में हुई है, मतलब मैंने पीजीडीबीए किया है, कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं बहुत सारे, और बैंक के एग्जाम्स में भी बहुत साल निकाल दिए। मतलब जब तक पता नहीं पड़ गया कि अपन नहीं कर सकते, अपने से नहीं हो रहा, तब तक मैंने वहां बहुत मेहनत की।
सरकारी तो ये नौकरी चाहिए साइड थी बाय आपको भी? यार मेरे लिए नहीं चाहिए थी सरकारी नौकरी, मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए थी। वो सरकारी नौकर रही हैं, मतलब उन्होंने 38 साल सर्व किया है मेडिकल इंडस्ट्री में। तो वाह। मुझे उनको देखकर ऐसा लगता है, हाँ एक्चुअली मतलब मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि कितना अगर जो इंडियन पेरेंट्स का जो माइंडसेट है ना सरकारी नौकरी वाला, वो उनके लिहाज से बहुत सही भी है यार। ट्रू। पूरा घर चला लेते हैं, एक पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं वो सरकारी नौकरी के भरोसे, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है उनके दिमाग में वो चीज, और लाजमी भी है। हाँ मतलब हमारी बात आए तो यार हम लोग लायक ही नहीं है, उस वक्त में इजीली मिल जाती होगी। हाँ, अभी तो आप मर जाओ, आप कोशिश कर करके कहीं नहीं मिलता भैया। मैं 3 साल ऐसे, जब तक मेरे को पक्का नहीं पता पड़ गया कि मेरे से नहीं होने वाला, मैं देती रही एग्जाम, देती मम्मी के लिए दे रही थी, पर ठीक है नहीं हुआ। पर इस दौरान ना ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई जो भी चला, जितना भी चला, कॉलेज वगैरह, उससे पहले भी 1-2 जॉब्स किए मैंने, जोधपुर में थी तब। साइड बाय साइड में अपना फैशन वाला काम करती रहती। फैशन का काम एज इन आई वाज फैशन का काम एज इन मतलब मैं कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करती थी या ड्रेस डिजाइन करती थी। पहले अपने किया करती थी शौकियाना तौर पे, और ड्राइंग अच्छी थी तो मैं अच्छे से मतलब ये जो पैटर्न्स है वो अच्छे से बना लेती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे डिजाइन अच्छे लगने लगे, लोगों को, दोस्तों को अच्छे लगते थे, तो फिर उन्होंने आगे से आगे ऑर्डर्स देना स्टार्ट किया। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आगे वो चीज हुई। फिर मुझे लगा कि इतना मतलब जब ऑर्डर्स वगैरह रहते ही है, जब मिलता ही है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट, मतलब व्हाई नॉट स्टार्टिंग माय ओन थिंग। एज एन प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं किया था तब तक, 2017 तक। बट मेरा काम ठीक था, मेरा काम जैसे बोलते हैं ना रोजमर्रा वाली जिंदगी में पहने जाने वाली जो चीजें हैं, जो अच्छी भी लगेंगी, जो अपैरल्स आप पे सूट करेंगी, या एक अच्छे बजट में एक अच्छा कपड़ा तैयार करके दे देना, वो वाला सीन था मेरा कि सस्टेनेबल चीजें दूं, सस्टेनेबल फैशन ऐसा प्रोवाइड करूं। क्योंकि मैं अपने साथ भी वही करती थी। मतलब मेरी बात की जाए तो आई एम नॉट इनटू एक्सपेंसिव ब्रांड्स एंड ये फलाना वो फलाना डिजाइनर, मैं खुद उनमें से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जितना सस्टेनेबल हो चीज उतना बेहतर, बिकॉज हम लोगों को आम लोग का भी सोच के चलना पड़ता है। हम मिडिल क्लास लोग, यार मैं खुद मिडिल क्लास हूँ, तो आई रियली कांट थिंक ऑफ बाइंग 2 लाख का ड्रेस जस्ट फॉर अ फंक्शन। तो मुझे उस हिसाब से लगता था कि अपना अपना एक रेंज स्टार्ट करते हैं, जिसमें फिलहाल कंटेम्प्रेरी ड्रेसेस रखूंगी या ऑन ऑर्डर बेसिस पे, मतलब कस्टमाइज बेसिस पे अपना पूरा स्टॉक रखूंगी। तो फिर 2017 में कवरानी बनाया, बट बिकॉज मेरी तबीयत का थोड़ा सीन हो गया था, तो उस वक्त वो चीज को थोड़ा सा बंद करना पड़ा। फिर मैं 2018 आए, मूव टू अहमदाबाद, यहाँ बहन के साथ में रहने लगी। सोचा पहले जॉब वगैरह करने का, बट मतलब बाय देन आई रियलाइज कि मुझे 9 to 5 वाला जॉब नहीं ही करना है। आई कांट रियली कोप विद दैट थिंग। फिर सोचा कि इतना जब इंटरेस्ट है फैशन में, तो व्हाई नॉट स्टार्ट स्टडिंग इट एक तरीके से। सो दैट क्या होता है ना, कई दफा व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल, आपके जो कस्टमर्स रहते हैं, तो दे आस्क कि कहाँ से डिग्री किया है, कहाँ से डिप्लोमा किया है, तो उनके सामने आप नो मैटर आप कितना भी अच्छा काम दिखाओ, सम पीपल आर दे आर वेरी वेरी फर्म अबाउट डिग्रीज एंड डिप्लोमास, कहाँ से किया है कहाँ से नहीं किया। तो मुझे लगा जब इतना मेहनत करते ही हैं तो चलो फटाफट एक कोर्स भी कर लेते हैं। तो मैंने डिजाइनिंग में डिप्लोमा स्टार्ट किया। ऐसे रहा फैशन वाला जर्नी, ऐसे रहा। ऑल्दो अभी मैं उससे बहुत काम नहीं करती हूँ, बिकॉज फैजी देखो, when it comes to me, I am very unstable, very unstable. I never had any plan. मेरे पास कोई 10 साल बाद का, 5 साल बाद का प्लान नहीं था। मेरे पास में कोई ऐसा एम नहीं था। मुझे कभी नहीं समझ आया, मुझे आज तक समझ नहीं आता कि मुझे बनना क्या था या क्या बनना चाहती हूँ मैं अगले 10 सालों में, बिकॉज आई कांट रियली थिंक ऑफ अगले 10 साल। मे बी माई माइंड इज engineered इन दिस वे, या होता ना कई बार, मतलब प्रोलॉन्ग इलनेस के साथ में रह रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग डिप्रेशन के साथ में आप रह रहे होते हैं, तो आपको कल नहीं दिखता है। तो मुझे मेरे पास 5 साल नहीं दिखते, मुझे मेरे 10 साल नहीं दिखते, और फिर मुझे लगता है मैं इतना आगे की क्यों सोचूं, अभी जो सामने है वो कर लेते हैं। मतलब कोई लम्हे थप्पड़ में थोड़ी ना जीती। लगाए। एग्जैक्टली मैं एक दिन, मतलब वन डे एट ए टाइम जी रही हूँ। मैं पिछले कई कई महीनों से, या माना जाए तो शायद 1-2 साल से वन डे एट ए टाइम पे ही जी रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या होना है कल, एंड आई रियली डोंट केयर कि कल क्या होना है। मुझे पता है जिंदगी इतनी चीजें दिखाई है ना अब तक में, जो इमेजिन भी नहीं करता है कोई।
उतना कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है अब सब आता है, अब डील कर लेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा, आई कैन डू दैट। तो बस ऐसा है कि कुछ कोई सैड पैटर्न में नहीं लाइफ जी है, नहीं कोई प्रोफेशनली कुछ बहुत ज्यादा हाई एम किया हो, बहुत ढंग से पढ़ाई की हो, नहीं, मैं बहुत एवरेज रही हूँ हर चीज में, बहुत एवरेज जिंदगी जी है, बहुत एवरेज काम करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब दिन खत्म हो तो मुझे खुद से खुशी होनी चाहिए कि हाँ आज मैंने कुछ ढंग का किया, या आज नहीं कर पाई तो मैं कल कर लूंगी, बस यही है मेरा लाइफ का फंडा ही यही है। थैंक्स फॉर शेयरिंग। और जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे, तो आप कभी आप बॉडी शेमिंग की बात करती हैं कि गर्ल्स को ना करते हुए भी आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ जाता है ये, कि कभी अगर आप मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, अगर आप काफी पतले हैं तो बहुत सुनने को मिलेगा, या फिर आपके बाल छोटे हैं, बाल बड़े हैं, किसी ना किसी चीज पे सुनने को मिल जाता है। या फिर और मौजूद जैसे जहनी आजादी के बारे में आपने काफी लिखा है, या फिर मैं वो सुन रही थी जब मिलोगे तुम। तो ये जितने भी हम टॉपिक्स मैंने देखे आपके, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं शायद आपने ये जिया है, जीने के बाद उन सबको जो है अल्फाजों में आपने पिरो के फिर डाला है। तो ये कब कब एक्सपीरियंस हुआ था? अगर बॉडी शेमिंग की बात करूं तो मैं तो मतलब बड़ी बॉडी शेमिंग के साथ हुई हूँ। मतलब ये बहुत पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। इतना दिया मैंने इस चीज को। एक वक्त था वैसे ही, पता है, मतलब अभी अगर आप देखेंगे ना तो दिन के नहीं करते मैं 500 फोटोज खुद के खींच लेती हूँ। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ फोटो मॉन्स्टर नाउ। बट यही आप 10 साल पीछे जाते हैं, उस लड़की के पास में मुझे डर लगता था, मुझे कैमरा से डर लगता था, मुझे स्माइल करने से डर लगता था, बिकॉज क्या है ना, मतलब मेरा मेरा चौखा ऊंचा है, यानी चेहरे की जो बनावट होती है ना, जो माउथ की जो बनावट होती है वो ऊंची है। तो आई डू हैव रैबिट फीट। मैं बहुत, मतलब अब तो मुझे बहुत मजा आता है कहने में आई डू हैव रैबिट फीट। पहले एक वक्त में मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे मुस्कुराने में शर्म आती थी, पता है, बिकॉज मैं बहुत लीन हुआ करती थी। आई हैड नो चीक्स, नो फ्लैश, नथिंग एट ऑल। तो आई यूज्ड टू आई कैन आई यूज्ड रिलेट टू टू दैट स्माइल एज ऐसे। वेल। आई कैन रिलेट। आई यूज्ड टू एग्जैक्टली, मतलब मेरे तुम्हारे जैसी जो लड़कियां हैं ना, मुझे आए दिन लगता है कि कितना कुछ झेलते हैं, और कोई बाहर वाला करेगा तो वो तो बहुत दूर की बात है, आपके घर के लोग आपको इतना ज्यादा बॉडी शेम करते हैं, वो भी मजाक में, है ना, मतलब प्यार प्यार में इतना बॉडी शेमिंग हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता हम इसके साथ कर क्या रहे हैं। मेरे घर में मुझे डंडी बुलाते थे, मतलब ऐसे माचिस की तीली बुलाते थे, और पैरों में पत्थर बांध के रखा करो उड़ जाएगी नहीं तो, ऐसे बुलाते थे। फिर थोड़े बड़े हो जाते, दोस्त लोग होते हैं, तो फिर दोस्तों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में थोड़ा और बड़े हो गए, कॉलेज में आए, तो भाई कॉलेज वाली लड़कियां मजाक बना रही हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आपके पार्टनर्स आपका मजाक बनाने लग जाते हैं। भाई आई वॉज इन टू रिलेशनशिप्स, मेरे 2-3 रिलेशनशिप भी रहे हैं। तो कभी कभी किसी ने, मतलब उनमें से जो जिससे आप इतना उम्मीद करते हो कि हाँ और कोई नहीं, तो ये तो मेरा है, मतलब ये तो मेरी मेरी भाषा ही बोलेगा, नहीं तो एटलीस्ट ऐसा कुछ चुपती बात नहीं बोलेगा, उनसे आपको सुनने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है ना, फिर चाहे वो फिर चाहे वो आपके स्ट्रक्चर को लेकर हो, आपकी बनावट को लेकर हो, आप बहुत सारी चीजों पे हो जाता है। देखो मेरे साथ तो ऐसा था कि आई ऑलवेज हैव बीन लीन एंड थिन। अभी तो फिर भी मुझे लगता है कि आई हैव थोड़ा बहुत फ्लैश, जब अभी कपड़े सूट हो जाते हैं ऐसा। एक वक्त पे ऐसा था कि मैं बिल्कुल हैंगर लगती थी, मतलब बिल्कुल हैंगर। तो सेम है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी मैं ही थी, मुझे उसको भी अपनाना चाहिए था। मैं इतना ज्यादा खुद से गुस्सा रहती थी, मैं इतना ज्यादा झुंझलाई भी रहती थी, रोती रहती थी, कि बाहर लोगों ने कुछ कहा था ना, तो दोस्तों ने अगर कुछ कहा तो उनके सामने तो आप कैसे रो दोगे, कैसे पलट के जवाब दे दोगे। तो उनके साथ में बैठकर हंस ले, और घर आके कोठरी में बंद होकर रोना, मतलब ये बहुत हुआ है मेरे साथ में। चाहे घर वालों ने कुछ कहा हो, चाहे दोस्तों ने कुछ कहा हो, कोई फ्लैट चेस्टेड बोलेगा, कोई रैबिट टूथ बोलेगा, बहुत चीजें होती हैं। और आपके अपने लोग ही वो इतना करते हैं ना, कि बाहर वाले तो बहुत दूर की बात है, चलो बाहर वाली बुलिंग तो बहुत अलग है, घर में आप इतना बुली हो जाते हो जिसकी हद नहीं। तो मेरे साथ वो चीजें बहुत हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है, और एक वक्त में मैं भी रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आई टू वॉज अ फैट फोबिक पर्सन। मुझे भी ऐसे गोल मटोल मोटे लोगों का ऐसा बहुत ऐसा मजाक बनाना आता था। तो अब थोड़ा बहुत जब आप इवॉल्व होने लगते हैं, जब आपकी सोच इवॉल्व होने लगती है, और जब मैं खुद को उस नजरिए से देखती हूँ कि हाँ जिस तरह से मुझे लोगों ने ट्रीट किया, या जिस तरह से मैंने 24 लोगों के बारे में सोचा, कितना खराब लगता है ये।
कितनी ज्यादा बुरी बात है ये कि हम किसी को उसकी बनावट के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, जिस तरह का वो इंसान है उसके लिए उसको गंदा फील कराने, उसे गिल्ट महसूस कराने कि वो मोटा है या वो पतला है या जो भी है, बॉडी पार्ट्स को लेके हम लोग इतना शेम करते हैं। गलत है ये चीज, बहुत गलत है। यू नेवर नो कि कोई आपकी छोटी से छोटी बात किसी को कितना तकलीफ पहुंचा सकती है। बी काइंड मैं इसलिए चिल्लाती रहती हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव लिव्ड दैट थिंग एंड आई नो हाउ टफ इट इज टू यू नो टू फाइट अ बैटल एवरी डे विद योर ओन सेल्फ। कोई नहीं होता है आपको वहां संभालने वाला, आपको खुद से ही लड़ना पड़ता होता है, आप खुद ही खुद को मनाते हो, आप खुद ही रोते हुए खुद को चुप कराते हो और आगे बढ़ते हो। तो वो दिन मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि हाँ क्या सीन है, कैसा है। और रही और बात ना टॉपिक्स की, हाँ जी कहिए। और मैं वो यार बोलती वक्त चली जाती ऐसा हूँ, बीच में टोक दो। और वो ऐसा वक्त होता है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप में ही कमी है, आप गलत हो, क्योंकि जैसे मैं काफी बिल्कुल। पतली रही हूँ तो मेरा जबड़ा थोड़ा सा आगे लगता था, क्योंकि बहुत कमजोर सा बच्चा होता है तो उसके दांत जनरली आगे लगते हैं। तो उस चीज पे नामों से बुलाया जा रहा है। कई कई बार क्लोज लोग आपको वैसे बुला रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं इसमें शक्ल देखी तुमने अपनी, कुछ है तेरे अंदर है। तो वो आपको लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं इट्स योर फॉल्ट। फिर जब आप इवॉल्व होते हैं तब आपको समझ में आता है कि जैसे आप हो वैसे आप एक्सेप्ट करना सीखो। इस चीज में कोई गलती नहीं है आपकी कि अगर आप ऐसे पैदा हुए हो या फिर ऐसे दिखते हो या फिर थोड़ा सा जबड़ा आगे है या फिर बहुत ही ज्यादा पतले हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वही है कि एक वक्त लग जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करने में। बहुत और वक्त लगता टॉपिक्स की है, हम बहुत बात वक्त। कर रहे थे। हाँ और टॉपिक्स देखो, अब जैसे कविताओं की अगर आप बात करें कि कविता या मेरी कहानियों की बात करें, आपने बदलाव के बारे में जो बात कही, जी। बदलाव यार मेरी बहुत पर्सनल कहानी है, बहुत पर्सनल। मतलब अब ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जितने पीसेस मैंने अब तक परफॉर्म किए हैं, चाहे वो कहानी हो चाहे वो कविता हो, शायद उसमें से 80% प्रतिशत मेरे अपने हैं, मेरी अपनी हम्म। कहानियां, मेरे अपने अनुभव है जिंदगी के। शायद उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल की हो, और शायद कुछ जगह तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है पूरा सच ही निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि मैं जब तक अपनी कहानी में, अपनी कविता में खुद से ईमानदार नहीं होंगी तब तक कोई मतलब नहीं है उसको आगे ट्रू। रखने का किसी और के आगे। तो मेरे अपने ही किस्से हैं यार, बदलाव वाली कहानी मेरी अपनी कहानी है, वो मेरे अपने डिप्रेशन की कहानी है। और डिप्रेशन पे बात करना मैं इसलिए जरूरी समझती हूँ कि कितना ओवरलुक होता है ना ये इशू, इतना ज्यादा लोग इतने मजाक में उड़ाते हैं। अभी हम रीसेंट एग्जांपल ले लें, सुशांत की डेथ वाला एग्जांपल ले लें। हम्म। मीडिया ने क्या कर रखा है यार, लोगों ने तमाशा बना दिया, कोई इंसान अपनी जान से चला गया और आप लोग अपनी टीआरपी के चक्कर में उसकी मौत का इतना तमाशा बनाना है, नंगा नाच रहे यार मीडिया वाले। तो मैं देख सकती हूँ कि मेंटल इलनेस, और मैं खुद देख के, मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेंटल इलनेस ना बहुत ज्यादा हमारे अपनी सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, या मैं जिस क्लास को बिलोंग करती हूँ, ये बहुत ओवरलुक्ड है, ये मैटर बहुत ज्यादा लोग नहीं समझते हैं, लोग मजाक बना देते हैं। उनको क्या लगता है ना, खुश हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखो। मेरी अपनी मम्मी मेरे को संदीप माहेश्वरी की वीडियोस भेजा करती थी। तो जबकि मैंने अपना मतलब, जबकि वो मेडिकल में काम की है, 38 साल उन्होंने काम किया है, बट हाँ वो हम्म। सर्जिकल में थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ ठीक है। और क्या होता है ना, बहुत आप दवाइयों के बीच में रह लेते हो तो आपको लगता है हर चीज का इलाज दवाई है, या हम्म। मतलब तेरे दिमाग की उपज है। तो अगर मेरे हम्म। दिमाग की उपज है तो थिंक अबाउट दैट ना, मेरे दिमाग की उपज है तो आई डू नीड सम दिमाग का ट्रीटमेंट, दैट इज अ बीमारी। तो मेंटल इलनेस जैसी चीजें ना इतना ज्यादा सीवियर हैं, और लोग कितना हल्के में लेते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि अगर कोई डिप्रेस है तो कितना कुछ फेस कर रहा होगा या कर रही होगी। वो रोज का एक एक रोज का युद्ध लड़ते हैं हम। बिस्तर से उठना अपने आप में बड़ी जंग होती है। बिस्तर पे वापस जाना और नींद आ जाना मतलब ऐसा लगता है कयामत का सुख आ गया हो जब नींद आ जाती है, वो भी नहीं नसीब होती है। और बहुत छोटी छोटी चीजों में जो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई डू हैव मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, हम्म। ऑल्सो आई डू हैव हाई फंक्शनिंग एंजाइटी, थोड़ा बहुत ओसीडी भी है। बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रखी है, साइकोटिक फियर्स भी हैं, एंड आई हैव बीन लिविंग विद देम फ्रॉम लाइक 10 या 11 साल हो गए हैं अब तो बहुत यूज टू भी मैं हूँ इन चीजों के लिए, और बहुत ज्यादा वक्त हो गया है तो अब आदत भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट भी हो जाता है कि आपको पता होता है कि हाँ एक फेज पे आने के बाद बहुत ज्यादा आप अनबेरेबल हो जाओगे, तो आप खुद को काटने लगते हो लोगों से, क्योंकि मुझे पता है मैं ना बात कर पाऊंगी, ना तुम हम्म। मुझसे बात करोगे तो तुम्हें बात करने दूंगी, तो मैं खुद को बंद करने लग जाती हूँ। तो वो सारी चीजें जीने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि बात करना जरूरी है। आप खुद को लोगों से काट लेंगे, आप
अपने दरवाजे बंद कर लेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद तैयार होना पड़ता है अपनी मदद करने के लिए। अगर आप ही तैयार नहीं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और दूसरी बात फिर ये आती है कि लोग ऐसे होने चाहिए आसपास जो आपकी मदद करना चाहे, जो कि बहुत कम होते हैं। मजाक उड़ाने वाले 50 मिल जाएंगे, मदद करने वाले 5 भी नहीं होते यार। और अगर वो 5 है तो उनको ऐसे पकड़ के रखना चाहिए कि नहीं, इनसे नहीं कटो, इनसे मत भागो, ऐसा। तो बदलाव वो कहानी थी। बदलाव बेसिकली मेरी अपनी बहुत पसंद कहानी है। आई हैव बीन सुसाइडल, आई हैव बीन आई हैव बीन लिविंग विथ मेजर डिप्रेशन बहुत सालों से। कभी कभी एपिसोड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आए दिन के पैनिक अटैक्स होते हैं, बट ठीक है, समवेयर आई नो आई हैव बीन अ वॉरियर। हमेशा से लड़ती आई हूँ, आगे भी लड़ूंगी, देखो कब तक लड़ सकते हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे। उस बिल्कुल। वक्त आप क्या करती हैं जब ये दौर चल रहा होता है, उस दौर में से वापस नॉर्मल जिंदगी में आने के लिए? बहुत वियर्ड है ये ना, बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा, मेरे अपने तरीके कुछ बहुत हद वियर्ड है, या कई बार, या हो सकता है बहुत लोगों के होंगे ऐसे। मैं जिस दिन बहुत ज्यादा बीमार होती हूँ, या जिस दिन बहुत ज्यादा उदास होती हूँ, या कोई ऐसे ट्रॉमा एपिसोड्स हो जाते हैं या कुछ ट्रिगर कर जाता है, तो मुझे पैनिक अटैक्स बहुत मतलब बहुत अजीब से आते हैं। मुझे रोना बहुत आता है, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, बहुत मतलब ऐसा है कि दुनिया खत्म हो गई वैसे वैसे रोती हूँ। तो वो 1-1.5 घंटे का रोना होगा, फिर सांस वास नहीं आएगी, तो उस दौरान खुद को काम करने की कोशिश करूंगी, और या फिर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। मुझे लगता है इसको जो जो फील हो रहा है ना, उससे भागो मत, उससे फील होने दो। मैं भाग कैसे सकती हूँ यार? मैं अपनी तकलीफ, अपने दर्द से अगर मैं भागूंगी तो मैं किसी और से कैसे उम्मीद लगाऊंगी कि वो उसे अपनाएगा, जब मैं खुद इससे नहीं अपनाती। अगर मैं अपनी उदासी को नहीं अपनाऊंगी तो कौन अपनाएगा यार? शुरुआत तो मुझसे होनी चाहिए। तो चुप बैठ जाती हूँ, बिल्कुल शांति देती हूँ खुद को, एकदम ऐसे कोने में इकट्ठा होकर बैठ जाती हूँ। जो महसूस हो रहा होता है वो महसूस करती हूँ, अच्छे से रो रुआ लेती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ और उस दिन एक्स्ट्रा तैयार होती हूँ। मेरे को अच्छा। तैयार होने का बहुत शौक है, मतलब दिस इज माय डिफेंस मैकेनिज्म। ये काजल, बिंदी, लिपस्टिक ना मेरा डिफेंस है एक्चुअली। वाओ। मुझे खुद को ऐसे देखना अच्छा लगता है। हाँ, दिस हैड बीन माय डिफेंस। हम बहुत सालों से, अब तो शायद 4-5 साल हो गए कि मुझे ऐसे तैयार होके रहना, आए दिन नए कपड़े पहनना, दुनिया भर की शॉपिंग करना। शॉपिंग तो मतलब हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं, ऐसा सीन है। मैं आई एम अ मैनिएक व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग। तो जिस दिन ऐसा कोई एपिसोड होगा ना, तो उससे निकलने के बाद में मुझे एक्स्ट्रा तैयार होना होता है। मतलब आई गेट रेडी बहुत दुनिया भर का, और फिर खूब सारी पिक्चर्स लेती हूँ, और दिन भर ऐसे घूमती रहती हूँ, अच्छा बढ़िया म्यूजिक लगाकर नाचती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे निकालने। और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं फैजी, जब बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता है। आप कितना भी खुद को मना लो, पर आप नहीं निकल पाते हो बिस्तर से। तब भी खुद को ऐसे प्यार से सहलाती हूँ, और फिर उठकर चाय वाय पीती हूँ। चाय हैज बीन द काइंडेस्ट फ्रेंड, मतलब चाय। द लवलीएस्ट, लॉयलेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, या उस चाय नहीं दौरान होती तो मैं लिखती नहीं हैं होती आप? यार। हाथों हाथ उस दौरान नहीं लिख पाती हूँ, उस चीज को जीने के बाद में लिखती हूँ। बिकॉज पता है क्या, आप जब ये वाला ये बहुत ज्यादा अ, गहरा, कड़वा और बहुत तकलीफ दे अनुभव होता है ये। तो ये अगर आप लिखेंगे ना, लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, पर आप उसको एज इट इज कई बार नहीं लिख पाते, क्योंकि वो बहुत बीभत्स होता है। वो खूबसूरत कहीं से नहीं होता, वो बहुत ज्यादा बीभत्स होता है, और उस वक्त दिमाग में जो चीजें चल रही होती है ना, शायद आप वो किसी से नहीं बांट पाते हो। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ उस दौरान, उसको जी लेने के बाद लिखती हूँ। जैसे कि अगर अभी 2-3 दिन पहले आई हैड एन एपिसोड, आई गेस 2 दिन पहले, और ये तो बहुत वियर्ड वाला एपिसोड था। ये खुश होने की वजह से था, बिकॉज मैं खुश नहीं रहती हूँ, मतलब अच्छा। नहीं रहा है लाइफ में ऐसा कि बहुत खुश रही हूँ, या खुश रहती हूँ तो मुझे डर साथ में हो ना, बैक इन द बैक ऑफ योर माइंड एक एक फेयर रन करता रहता है कि खुश कैसे हो तुम खुश कैसे हो, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो मुझे अच्छा। खुश रहने से भी डर लगता है, क्योंकि मैं ज्यादा खुश रह नहीं पाती हूँ। तो वो उस दिन काफी बढ़िया, अच्छा वाला ऐसा पैनिक अटैक था। तो थोड़ा खुद को समझाया, एंड फिर वो गुजर जाने के बाद मैं अच्छे से रेडी वेडी हुई। उस दिन छोटा मोटा सा एक ब्लॉग सा लिखा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा लिख लेती हूँ, क्योंकि लिखना ना फैजी ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं किसी से बात करने में फिलहाल सक्षम नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं समझा पाऊंगी कि मैं अंदर क्या महसूस कर रही हूँ, या कोई और वो चीज नहीं समझ पाएगा, बिकॉज जो तन लागे सो तन जाने वाला ही हिसाब होता है ना। आप किसी को कितना भी समझाने की कोशिश करो, बहुत विरले लोग होते हैं जो आपकी वेदना को समझ सकते हैं, और वो समझ सकते हैं, वो जी नहीं सकते आपके साथ। तो मुझे लगता है कागज कलम आपके उस वक्त में दोस्त होते हैं,
वो चुपचाप आपकी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको उससे धक्का दे देते हैं कि ठीक है, यहाँ पर डाल के निकल जाओ यहाँ से, अब दोबारा ये नहीं जीना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुत बहुत बड़ा औजार रहा है मेरा, अपना बहुत बड़ा हथियार रहा है खुद से लड़ने के लिए। मेरी ढाल भी मेरी कलम ही है, मेरी तलवार भी मेरी कलम ही है, मेरे को ऐसा लगता है। आपकी जो पहली कविता मैंने सुनी थी वो थी मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप परफॉर्म करती हैं और इतनी जगह आपने इतने सालों से परफॉर्म किया है अलग अलग जगहों पे, तो कोई ऐसा मोमेंट जब आपने परफॉर्म किया और लोग बेहद जज्बाती हो गए और उन्हें देखकर आप बहुत जज्बाती हुई, वो हालांकि आपकी जिंदगी में तो काफी लम्हे ऐसे आए होंगे, उनमें से अगर आप एक लम्हा शेयर कर पाए तो। जरूर जरूर जरूर। ये जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, बिकॉज ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर की बात है, फरवरी की बात है। हम लोगों ने स्पिल के साथ में शो किया था, मेरा मेरा दूसरा ही शो था स्पिल के साथ में। अच्छा। एक तो इत्तेफाकन हो गया और उसके बाद में वो वायरल हो गया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो बहुत उम्मीदें लग जाती है लोगों को आपसे। फिर वो बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है यार कि एक दफा किसी ने पसंद किया आपको, उन्होंने कुछ उम्मीद लगाई, तो अगली दफा भी आपको उस हिसाब का काम करना होगा। तो दूसरा जो शो था मेरा वो फरवरी में था, और ऐसा था कि उस दिन मुझे 2 चीजें परफॉर्म करनी थी। एक मेरी कविता है मंडी, जो कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पे है, वो भी अच्छा। उसी दिन परफॉर्म करनी थी, और वो उस दिन अच्छे से हो गई थी। वो चलो शुक्र है भगवान का कि वो अच्छे से मैं परफॉर्म कर पाई थी। बट क्योंकि वो उस कविता का मौजू जो है, और उस कविता को जो जीना पड़ता है, जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप उस चीज को जीते हैं, उस जोन में होते हैं, वो बहुत हैवी था, बहुत ज्यादा हैवी। और उसी के बाद में जो दूसरा पीस जो परफॉर्म करना था, वो मेरी अपनी कहानी थी, वो मेरी डैडी की कहानी थी। मेरे डैडी और मेरे बीच में जो रिश्ता रहा है, मेरे रिग्रेट्स जो रहे हैं उनको लेके, या जिस तरह से वो गए, और जो चीजें हमने महसूस की, या मैं जितनी गुनाहगार लगती हूँ उनकी, वो सब चीजों के बारे में बात करनी थी। तो हुआ ये था ना फैजी की शायद 8 या 9 मिनट की कहानी होगी जो लिखी थी, जो तय था कि हाँ ये कहानी है, इसको याद करना है और इसको सुनाना है, ऐसे। क्यूरेटेड जो स्टफ था वो 8 या 9 मिनट का था। बट व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, तो फिर मैं परफॉर्म नहीं कर रही थी, फिर मैं वहां बात कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी एज इफ कि मैं अपने थेरेपिस्ट से बात कर रही हूँ, और मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रहा। मैं शायद 25 मिनट तक बोलती रही। अच्छा। मुझे बकायदा वो पीछे से रुमाल दिखाकर रुकाना पड़ा। वो रुमाल भी मुझे नहीं नजर आया था, क्योंकि मैं किसी और ही जोन में थी। मैं रो रही थी, मैं आंसू पोंछ रही थी, मैं नाक पोंछ रही थी, और मैं बोले जा रही थी। और वो कहानी कहाँ रह गई पता ही नहीं चला। मतलब वो ऐसा होता है ना कि आपको समझ नहीं आता आप क्या कह रहे हो, आप दिल में जितना भी गुबार होता है वो बाहर निकाल देना चाहते हो। तो वहां मैं बहुत ज्यादा अपने आप से बाहर थी, बहुत ज्यादा। मुझे किसी तरह किस्म का दायरा, किसी किस्म के एक होता है ना कि आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, आपको लोगों का ध्यान रखकर बोलना पड़ रहा है, वो सब नहीं रह पाया था। मुझे समझ भी नहीं आया था कि सामने से व्हाइट रुमाल कोई दिखा रहा है तो रोक दो कृष्णा। पास में से मेरी एक दोस्त ने आके मुझे मंच के किनारे से आकर मेरे को बोला कृष्णा स्टॉप। तब जाके मुझे समझ आया कि ओहो, आप लोगों के सामने बोल रहे हो। और मतलब जो अलग बात थी, जो अजीब बात थी, वो ये थी कि सामने बैठकर लोग रो रहे थे, मैं रो रही थी, और मंच से नीचे देखा तो लोग रो रहे थे। और शो खत्म होने के बाद में दे केम, कुछ कुछ लेडीज थी जो आकर मेरे गले लगी। 2 अंकल आकर मुझे एकदम गले लगाए, मुझे बेटा बोले। मतलब बहुत उदास कर दिया था मैंने लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इतना उदास आपको करने का हक नहीं होता किसी को भी। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि जहां मैं अपने आपे से बाहर थी, और जहां लोग बहुत रोए थे। मतलब मैं जितना रोई, शायद लोग मेरे साथ उतना ही रोए होंगे। और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अच्छी बात यह है कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल था। और जितना मैं बोल गई वो तो बहुत ज्यादा पर्सनल था, वो आप एकदम से ऐसे निकाल के दुनिया के सामने नहीं रख सकते हो। बट हाँ, वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक सबक भी था कि आपको थोड़ा सा डिटैच होके बात करनी होती है अगर आप अपने बारे में बात करते हो, अपनी किसी कहानी के बारे में बात करते हो। क्योंकि बतौर एक कलाकार कुछ दायरे होते हैं, आपके आपकी परफॉर्मेंस के कुछ दायरे होते हैं, सामाजिक कोई दायरा होता है, वो लांग कर आप शायद वो काम नहीं कर पाते हो। ऐसा वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहने वाला है। बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए।
मेरे साथ भी ऐसा एक किस्सा हुआ था। लखनऊ की बात थी। मेरे वालिद साहब के ऊपर ना मैंने एक कहानी लिखी थी, साइकिल की सवारी, जिसमें बताते हैं कि एक जो बाप होता है अपनी बेटी से इस कदर इश्क करता है कि एक अलग ताकत आ जाती है। उनका जो रिश्ता होता है इतना पाकीज़ा होता है कि उसमें एक ताकत होती है कि बेटी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जब कहानी मैंने अपने वालिद साहब को डेडिकेट की और उनके बारे में बताया, तो उसके बाद जब कहानी खत्म हुई तो सारे लोग रो रहे थे। और जब मैंने लोगों को देखा, उससे पहले मैं नहीं रो रही थी, हालांकि कहानी में तो खैर हम जज्बाती हो ही जाते हैं जब हमारी खुद की कहानी होती है। तो जब मैंने लोगों को रोते हुए देखा तो फिर मुझे भी फिर रोना आ गया था। तो ये कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। और आखिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इतने सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, आपका जो लेखन है वो उनको इतना ज्यादा मुतासिर करता है, और इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है स्पेशली इन विमेन। सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम जिनको राइटिंग परस्यू करनी है, इनकलाबी एक कंटेंट लिखना है उनको आगे जाके, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आ, देखो, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं इतना समझदार हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं या कुछ बता सकूं या सलाह आप दे बहुत सकूं। कुछ सिखाती हैं, पर आपको लगता है ऐसे? नहीं यार, नहीं, मेरे को मैं बहुत एकदम मैं मेरे को निरी ढोर लगती हूँ। ढोर मतलब होता है, राजस्थान में कहा जाता है ढोर, यानी जिनको कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल निरी जानवर होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है। तो मुझे मैं वो लगती हूँ। पर वो देखो, तो हम मुझे सब ऐसा हैं। लगता है कि देखो, सलाह देने की बात है कि जो सलाह नहीं है, ये ऐसा, हुँ, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने सीखा है, मैंने खुद शायद अपने सफर से सीखा है हुँ, कि आपको अपनी कविताओं और अपनी कहानियों में ईमानदार होना चाहिए। आप जो भी हुँ, लिख रहे हैं ना, वो उसमें आप नजर आने चाहिए। आपको हुँ, किसी के जैसा, किसी की तरह नहीं लिखना है, किसी हुँ, के जैसा नहीं बोलना है, किसी की तरह नहीं बोलना है, किसी के लहजे में नहीं बोलना है। क्योंकि हुँ, जब आप किसी को बहुत ज्यादा ऐसे आप बहुत ज्यादा किसी के अनुयायी हो जाते हो, तो हुँ, आपकी लेखनी में वो झलकने लगते हैं, आपकी बोलचाल में वो झलकने लगते हैं। उस चीज से हुँ, बचिए। बहुत हुँ, सारा पढ़ना चाहिए, बहुत किताबें पढ़िए, बहुत हुँ, लोगों को सुनिए, मगर ये ख्याल रखिए, ये याद रखिए कि दिन के आखिर में आप अगर आईना देखें तो आप खुद को देख पाएं, आप वहां किसी और को ना देखें। हुँ, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। पता है फैजी, मैं पढ़ पढ़ भी नहीं पाती हूँ ज्यादा, बिकॉज शायद मेरा मतलब कुछ हद तक ऐसा होता है ना कि आपका डिप्रेशन आपसे कुछ चीजें छीन ले जाता है। तो डिप्रेशन मुझसे मेरी किताबें छीन गया है। मैंने अच्छा, पहले भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, बहुत नहीं पढ़ा है मैंने नॉवेल्स वगैरह भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं, और इतने लेखक, इतने कवि हो गए, मैंने आई रिग्रेट इट बिग टाइम, पर मैंने पढ़ा नहीं है। हुँ, और अब तो मुझे डर लगने लग गया है पढ़ने से। मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल जा चुका है, मैं 2 पन्ने भी इकट्ठा बैठ के नहीं पढ़ पाती हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब बहुत बहुत ऐसा बहुत कोरा कोरा सा, बहुत रोजमर्रा की जिंदगी का लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाई कुछ अच्छा। तो उस किस्म का लिखना तो नसीब में ही नहीं है। बट मेरी बात चलो बहुत अलग चीज हो जाती है कि हाँ, मेरा डिप्रेशन मेरी एक वजह है कि मैं नहीं पढ़ पाई, पर लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लिखने से पहले पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए लोगों को, क्योंकि लोग बहुत कुछ लिख गए हैं, ट्रू, बहुत कुछ लिख गए हैं। पर लिखने के बाद में मतलब वो पढ़ने के बाद में एक बार खुद को डिटैच कर लो उससे, जो भी तुमने पढ़ा हो, जिन्हें भी तुमने पढ़ा हो। क्योंकि अगर तुम हाथों हाथ कुछ लिखने बैठ जाओगे ना, या किसी को सुन के कुछ लिखने बैठ जाओगे, या उनकी तरह से लिखने की कोशिश करोगे, तो हुँ, अपनी ओरिजिनलिटी खो दोगे। यार, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कृष्णा सिंह कुछ लिख रही है तो कृष्णा सिंह दिखनी चाहिए ना उनमें, उन शब्दों में कृष्णा सिंह होनी चाहिए। मेरी ट्रू, कविताओं में, मेरी कहानियों में मैं होनी चाहिए। उन कविताओं कहानियों में अगर कोई और आप समझेंगे, देखेंगे, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी ना। हुँ, मेरा तो अस्तित्व ही वहां मिल जाता है, बिल्कुल उड़ जाएगा। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखो, किसी की तरह मत बनो, अपनी तरह रहो। तुम्हारी तरह कोई होना चाहे तो उन्हें भी टोको कि नहीं, तुम्हें अपनी तरह रहना है। हम इंडिविजुअल हैं यार, इंडिविजुअल क्यों कहते हैं? आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उससे आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे? कोई जॉन एलिया क्यों बनना चाहेगा? कोई गुलजार साहब क्यों बनना चाहेगा? आप खुद तो बनो पहले, अपने आप को हुँ। तो इतना अपनाओ। बस इतना कहना है मुझे, उससे ज्यादा मुझे कुछ आता ही नहीं है। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक़्त निकाला और इतनी सारी बातचीत की हमसे। तो हमारी टीम की तरफ से, टीम ख़यालों की उड़ान, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही लिखती जाइए। बहुत शुक्रिया। आपकी जो एक-एक कविता होती है वो बहुत मायने रखती है सब लोगों के लिए। जो भी कोई पढ़ता है बहुत उसे या फिर जो सुनता है,
वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसको काफी कुछ मिल जाता है अपनी जिंदगी के लिए। और जिस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को बताती हैं कि हाँ मैंने तुम्हें देखा था, और वो जो एक साइड में जो तुम्हारी ये पॉकेट है उसकी तरफ मेरा जो दिल था वो वहां पे ये हो गया था, और जब तुम मुझसे मिलोगे तो उसमें जितने लोगों से मैं आज तक मिली हूँ उनका असर जो है मेरी आंखों में वो उनसे दिखेगा। मिलोगे। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ दिखेगा। सिखा के जाता है जो आपका कंटेंट होता है पूरा। और बाकी जितनी जिंदा दिली से आप जीती हैं, आपको हम इंस्टाग्राम पे और इन सब जगह पे फॉलो करते हैं, तो उसमें चुलबुली सी कृष्णा भी दिखती है, संजीदगी वाली कृष्णा भी दिखती है, और जिसे इटालियन एक्टर्स पसंद है वो वाली कृष्णा भी दिखती है। देखा था वो स्टेटस मैंने आपका। तो ऐसे ही आप लोगों को इंस्पायर करती रहिए और आप बेहद खुश रहें और आपकी कलम को और ताकत मिले। बहुत दुआएं आपके लिए, एंड आप बहुत सिर्फ शुक्रिया। बुलंदियों पे जाएं। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फैजी। और जल्दी मिलेंगे हम। मुझे आपसे जी मिलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी, एक बार ये पूरा ये फ्लाइट शुरू हो जाए तब हम लोग मिल मिल के परेशान कर देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी। चलिए, जी, बहुत बहुत चलिए शुक्रिया। बाय। शुक्रिया। शुक्रिया, ध्यान रखिए। बाय। आप